गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अभी हम जब बिजनेस स्टडी की क्लास में जो हमारा चैप्टर प्रोग्रेस में चल रहा था वो था चैप्टर नंबर सेकंड, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। ये कंपनी का चैप्टर हमारा अभी चला हुआ था। तो इस चैप्टर के अंदर हम आगे कल हमने यस्टरडे मेड द डिस्कशन अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड किसी की आवाज़ आ रही शायद, माइक बंद करिए बेटा, किसी को आ रही था आवाज़। हाँ जी, वी आर डिस्कस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो दोनों के दोनों में ऐसा लगा था कि दोनों के दोनों सेम ही हों, पर ऐसा नहीं है। तो टुडे वी विल डिस्कस द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA, यानी आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जब भी पूछे तो आप हमेशा इस प्रकार से डिफरेंस जो है बनाइए, यानी आप जो इस प्रकार से करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। कई कुछ बच्चे पैराग्राफ में लिख देते हैं, पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपका ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, उसमें ये जो एग्जामिनर है उसको मार्किंग में दिक्कत आती है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। पहला आपके पास में है बेसिस, किस बेसिस पे आप इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये आपका MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ये आपका AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आपके पास में है जी। पहला आप ले लीजिए नेचर, आपकी जो नेचर के बेस पे नेचर, इसकी MOA की नेचर क्या है। कहते हैं कि MOA इज द चार्टर और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ये आपका जो है इट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। ये कंपनी का संविधान है या चार्टर है, मीन्स द कंपनी रन्स अकॉर्डिंग टू दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, which the things are mentioned in the memorandum of association that become the constitution of the company. Just like in India, we have our constitution. The whole of the country run according to the constitution of our country. The same thing is there. The company run according to the constitution. According to the constitution means MOA. ठीक है। AOA refers to bylaws of the company. These are bylaws. These are bylaws। ये आपके बायलॉज हैं, यानी कि कंपनी की जो इंटरनल जो आपकी वर्किंग होगी वो किस प्रकार से होगी। जिस प्रकार से आप देखें कि योर स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन, योर स्कूल हैज MOA एंड AOA। आपका स्कूल के पास में MOA भी है, AOA भी है कि आपका जब स्कूल बाहर के लोगों से कैसे डील करेगा, गवर्नमेंट से कैसे डील करेगा, आपके जो है बाहर के पेरेंट्स आते हैं या कोई और विजिटर्स आते हैं उनसे कैसे ट्रीट करेगा, उसके लिए अपना एक रूल है। और AOA कि प्रिंसिपल टीचर के साथ में क्या व्यवहार करेगा, टीचर्स से आपस में कैसे बोल लेंगे, बच्चों के साथ कैसे बोल लेंगे, उसके लिए अपने जो रूल बना रखे वो बाय लॉज कहलाते हैं। ठीक है जी। तो पहला डिफरेंस तो नेचर के बेस पे, तो नेचर के बेस पे कहें तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एंड इट इज द बाय लॉ ऑफ द कंपनी। इसका ये हुआ कि ये इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। स्कोप, second is scope, second is scope। Scope it defines the objective and power of the company, defines objectives and powers, objectives and powers of company। मीन्स जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसमें ऑब्जेक्टिव और कंपनी की जो पावर्स हैं वो इसमें डिफाइन की गई हैं कि कंपनी जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके लिए कंपनी क्या क्या कर सकती है। जबकि ये कहता है कि इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कैरिंग ऑन डे टू डे ऑपरेशंस। इसमें तो केवल रूल एंड रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, rules and regulations for day to day working, day to day working। आपका जो है
डे टू डे वर्किंग के रूल एंड रेगुलेशन है, मीन्स हाउ कंपनी विल डील विद द इंटरनल सिस्टम। तो वो आपका जो है रूल एंड रेगुलेशन है, जबकि ये आपके पावर्स को डिफाइन करती हैं। तो ये एक ज़्यादा पावरफुल डॉक्यूमेंट है, जबकि ये आपका लेस पावरफुल डॉक्यूमेंट आपका है। थर्ड है स्टेटस। स्टेटस, तो स्टेटस में हम देखें तो ये कहता है कि इट इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ विच कंपनी और द कंपनी इट सुपरसीड्स आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये कहता है कि इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, इट इज फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। ये आपका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। इट सुपरसीड आर्टिकल, मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, इट सुपरसीड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ज़्यादा पावरफुल है, यानी उसके ऊपर ये गवर्न करता है। ठीक है, जबकि ये कहता है कि इट इज सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, ये आपका सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। इट इज सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, ये आपका सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट आपका होगा कि ये जो इसकी मदद कर सकता है, पर मेन डॉक्यूमेंट तो आपका वो MOA ही है। तो ये आपका केवल सप्लीमेंट है, ना कि मेन। लीगल इफेक्ट, लीगल इफेक्ट, लीगल इफेक्ट की हम बात करें तो एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम और वाइड, मीन्स है जो यहाँ पर जो वर्किंग, जो भी अगर कोई मेमोरेंडम एसोसिएशन से फालतू कोई बात करता है तो वर्किंग विल बी वॉइड, वर्किंग विल बी वॉइड। वॉइड होता है व्यर्थ, बेकार। कि अगर आपके डायरेक्टर के पास में पावर थी कि ही कैन साइन द चेक ऑफ इज 5 करोड़, बट ही साइंड द 7 करोड़, तो 7 करोड़ के ऊपर उसके जो साइन है वो नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर जो उसका जो भी काम होगा, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर किया गया तो वो आपका अल्ट्रा वायलेशन कहलाएगा, वो आपको वाइड कहलाएगा। जबकि ये कहता है कि एक्ट डन बियॉन्ड द आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर, मीन्स यहाँ पर अगर है उस काम कर भी दिया फालतू तो कैन बी रेटिफाइड, रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर। कि आपका अगर कोई काम यहाँ पर है, अगर फालतू कर दिया जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पावर से बाहर है, तो ये काम वॉइड माना जाएगा। जबकि उसके अंदर अगर कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर का काम कर दिया तो कोई बात नहीं है, आपके शेयर होल्डर्स हैं वो एक ऑर्डनरी मीटिंग बुला करके उस काम को ठीक भी करवा सकते हैं, ठीक भी मान सकते हैं कि कोई बात नहीं है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन में कहता है कि द प्रिपरेशन एंड फाइंडिंग ऑफ द मेमोरेंडम एसोसिएशन इज कंपलसरी, यानी ये आपका कंपलसरी है, ये आपका कंपलसरी है, जबकि इट इज वॉलेंटरी, इट इज वॉलेंटरी, VOLU। ये आप बनाना चाहें तो बना लो और ना बनाना चाहो तो ना बनाओ। जबकि मेमोरेंडम एसोसिएशन जो है ये आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है, विदाउट मेमोरेंडम एसोसिएशन ए कंपनी कैन नॉट गॉट रजिस्टर्ड। पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपकी टेबल F में 99 प्रकार के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिए हैं, आप किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की बात करें तो कहता है कि इट डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद आउटसाइडर। तो यहाँ पर रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप है कंपनी विद आउटसाइडर।
कंपनी के आउटसाइडर के साथ क्या रिलेशनशिप उसको डिफाइन करती है, जबकि ये बताते कि इट डिफाइन द इंटरनल रिलेशनशिप, इट डिफाइंस इंटरनल रिलेशनशिप। ये आपकी कंपनी की इंटर रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, जबकि ये आउटर रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में नेक्स्ट एंड द लास्ट अल्ट्रेशन। ठीक है, तो अल्ट्रेशन का चेंज करना। अल्ट्रेशन अल्ट्रेशन में कहते हैं अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन इज डिफिकल्ट एंड लेंथी प्रोसेस। ठीक है, यानी हम कहते हैं कैन नॉट बी अल्टर्ड, कैन नॉट बी अल्टर्ड, इसको अल्टर नहीं किया जाता, ये कैन बी अल्टर्ड, ये अल्टर किया जा सकता है। यहाँ पर ये अल्टर करना जो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि कैन नॉट बी अल्टर्ड इजीली। ठीक है, तो ये आपके पास जो डिफरेंसेज है मैंने आपको बताए, तो ये 7 प्रकार के डिफरेंसेज हैं। पहले नेचर के बेस पे, दूसरा स्कोप के बेस पे, तीसरा स्टेटस के बेस पे, चौथा लीगल इफेक्ट, फिफ्थ आपका कंक्लूजन, सिक्स्थ आपका रिलेशनशिप और सेवन्थ आपका अल्ट्रेशन। ठीक है, तो आपका ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन and memorandum of association. As I discussed yesterday also and day before yesterday, that memorandum of association is the main document of the company. Without the memorandum of association, a company cannot be get registered. But article of association is a supplementary document. Without article of association, a company can be get registered, and it is not necessary to prepare by a company to article of association. But memorandum of association should be clearly defined, and it should be prepared by the company, because all the objectives, main objectives and subsidiary objectives, and all the legal clauses are given in it. जैसे कि 7 आपकी क्लास थी हमने पढ़ी थी, वो इसमें दी होती है, जबकि इसके अंदर तो आपके 14-15 प्रकार की थी। दे वर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, दीज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई पॉइंट आप इसमें पूछना चाह रहे हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रोस्पेक्टस हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, कोई पॉइंट है? चलो ठीक है जी, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, दीज वर 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट वाज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वी हैव डिस्कस्ड इट डे बिफोर यस्टरडे, एंड सेकंड वाज द that was article of association AOA, which we have discussed yesterday, and today we have discussed what is the difference between MOA and AOA. ठीक है जी। अभी हमें थर्ड जो डॉक्यूमेंट है दैट इज प्रोस्पेक्टस, दैट इज प्रोस्पेक्टस। ये आपका प्रोस्पेक्टस जो है, ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। तो प्रोस्पेक्टस तो जैसे आपने स्कूल में एडमिशन में लिया था, तो एक आपने इतनी सी बुक जो खरीदी होगी, जो आपके 200 रुपीज़ आपसे लिए होंगे। अगर जिसने किसी ने अगर वो प्रोस्पेक्टस नहीं भरा तो अभी भर देना भाई, ये भी मैं आपको बाई चांस बात आगे आगे, क्योंकि जब तक प्रोस्पेक्टस वाला फॉर्म नहीं भरा जाएगा तब तक आप स्कूल के स्टूडेंट नहीं हैं, और चाहे आप क्लास अटेंड करते भी रहेंगे और अगर फॉर्म नहीं भरा गया तो आप स्कूल के स्टूडेंट नहीं माने जाएंगे, और आपका जब +1 का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाएगा, यानी +1 पास आप नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप वो फॉर्म नहीं भरेंगे, जब तक कि फीस जमा नहीं करवाएंगे। अगर आपका एक जो फिक्स टाइम है आपके स्कूल का जो एडमिशन लेने का, अगर उसके बाद में एडमिशन आप करवाओगे तो एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा, तो फिर आपका साल कभी खराब ना हो जाए। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी limited by share must be issue prospectus if it want to make an appeal to the subscribe to the shares or debentures, कि कोई भी कंपनी if it want to invite the people to purchase the share or the debentures of the company, तो कोई भी इनवाइट वो करना चाहती हैं तो आपका जो है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार इस प्रकार का जो भी इन्विटेशन है वो आपका जो वो एक प्रोस्पेक्टस कहलाता है।
प्रोस्पेक्टस है वो एक नोटिस के रूप में हो सकता है, एक सर्कुलर के रूप में हो सकता है, एडवर्टीजमेंट के रूप में हो सकता है, या किसी भी डॉक्यूमेंट के रूप में भी आपका हो सकता है। मीन्स प्रोस्पेक्टस मीन इन्विटेशन टू पर्सनस, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। अब जैसे कि आप शादी के अंदर जो आप जो इनविटेशन कार्ड देते हैं, दैट इज आल्सो प्रोस्पेक्टस, क्योंकि उस शादी कार्ड में आपके आने के, जाने के, रहने के, खाने के सभी टाइम और शेड्यूल में दिए होते हैं, और सेम आपके सारे रूल एंड रेगुलेशन जो हैं वो आपके प्रोस्पेक्टस या कंपनी से रिलेटेड भी होते हैं। इट मीन्स प्रोस्पेक्टस एज एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक। That invitation may be in the form as a book. That invitation may be in the form of an advertisement. That communication or invitation may be in the form of pamphlet. That may be in the communication in the form of the newspaper. चाहे आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, टीवी में ऐड दे दो, रेडियो के ऊपर ऐड दे दो, कोई भी आप इस प्रकार का ऐड देते हैं, सो दैट द पीपल वुड अप्रोच टू यू टू परचेज योर शेयर और डिवेंचर्स। डिवेंचर में भी आगे आपको बताऊंगा कि डिवेंचर शेयर खरीदने के लिए लोग अगर आपको अप्रोच करते हैं तो वो आपका कहलाता है ए प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो ये आपके प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन होगी। तो प्रोस्पेक्टस जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, तो प्रोस्पेक्टस में जो मेन चीज़ें लिखी होंगी, देयर मस्ट बी इन्विटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज, यानी आपके जो है इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो इन्विटेशन टू पब्लिक, पहला तो इसकी करेक्टरिस्टिक ये होगी, इन्विटेशन टू पब्लिक इन लार्ज। इन्विटेशन टू पब्लिक इन लार्ज कि बड़ी संख्या में लोगों को इन्विटेशन देना, पहले तो आपका प्रोस्पेक्टस की ही फीचर होगी। दूसरा, इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, सेकंड है इन्विटेशन मस्ट बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि इन्विटेशन जब कंपनी खुद दे तो प्रोस्पेक्टस होगी। इफ एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू कंपनी ही इनवाइट्स टू जनरल पब्लिक देन इट इज नॉट ए प्रोस्पेक्टस। कि मान लो मैं किसी कंपनी का मेंबर हूँ और मैंने कंपनी के डायरेक्टर से बात की नहीं, वैसे अखबार में कुछ नोटिस दे दिया, तो प्रोस्पेक्टस नहीं होगा, दैट इज ए फ्रॉड। ठीक है, तो आपका जो है इन्विटेशन जो कंपनी के ब्याह पे जाना चाहिए, कंपनी का लेटर हेड या कंपनी का कोई ना कोई उसमें इंडिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोस्पेक्टस नहीं कहलाएगा। इन्विटेशन मस्ट बी सब्सक्राइब और परचेज इट्स शेयर और डिवेंचर। ठीक है, द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब, यानी इन्विटेशन का पर्पज क्या होना चाहिए। थर्ड है इन्विटेशन पर्पज must be to purchase और सेल ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। ठीक है, आपका जो है इन्विटेशन देने का पर्पस कंपनी का केवल लोगों को जो शेयर या डिवेंचर परचेज करने के लिए होना चाहिए। तो आपके प्रोस्पेक्टस में जो है ये चीज़ें आपकी इसमें लिखी होंगी, तो वो आपका प्रोस्पेक्टस से कहलाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोस्पेक्टस। सेकंड था आपका कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होंगे। तो फर्स्ट कंटेंट था इन्विटेशन टू पब्लिक इन लार्ज, बड़ी संख्या में जो लोगों को जनरल पब्लिक को इन्विटेशन होना चाहिए। सेकंड, इन्विटेशन मस्ट बी मेड ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। Invitation must be on the behalf of the company, not on the behalf of any person. And invitation purpose must be purchase or sale of debentures। ठीक है, आपका जो यहाँ पर शेयर या डिवेंचर्स है उनका पर्पज होना चाहिए परचेज या सेल का, तो ही वो आपके प्रोस्पेक्ट से कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास में हो गया था जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम एसोसिएशन, और दूसरा आपके पास में हो गया था प्रोस्पेक्टस। और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक है, आप कौन किस प्रकार का बिजनेस इंटरप्राइज है वो
चॉइस करना चाहते हैं, तो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज में इसके बारे में बता दूं कि आपने इतना कुछ पढ़ लिया कि आप यो गो थ्रू द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी एंड ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, एलएलपी, आपने काफ़ी सारे अपने चीज़ पढ़े हैं। अब इनमें अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप किन को कैसे चुनोगे, तो ये पॉइंट हम देख रहे हैं। तो आपके बुक में 6th पॉइंट है ये 94 पेज पे, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस enterprises। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज, जो बिजनेस एंटरप्राइज की फॉर्म ऑफ है उसकी चॉइस के बारे में बात कर रहा है कि आप चुनेंगे तो कैसे होंगे। पहले आप कहते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमने जो ये कह रहा है शुरू में कि एज डिस्कस अर्लियर वी कैन सी दैट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स आपने पढ़ी थी और उसमें आपने देखा था कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ पर ज़्यादा बढ़िया है। तो पहले आप जो है जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप इन पॉइंटों को माइंड में रखेंगे। पहला कह रहा कि नेचर ऑफ बिजनेस, फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस की जो है वो नेचर कौन सी होगी, किस टाइप का बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि द टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द सिलेक्टिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस। कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप चुनेंगे तो क्यों चुने, पार्टनरशिप चुने तो क्यों चुने, तो उसमें किस प्रकार के बिजनेस की नेचर आप देखना चाहते हैं। कहता है कि द बिजनेस रिक्वायर पर्सनल अटेंशन एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो अगर आपका बिजनेस जो है वो पर्सनल रिलेशंस और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत है तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छी रहेगी या पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। अगर आपका जो लोगों को ज़्यादा सेवाएं देना आपका पर्पज है तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी बढ़िया रहेगी। और अगर आपको जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है तो फिर आपको कंपनी जो है वो आपके लिए बढ़िया रहेगी। ठीक है, कि जिस प्रकार से अगर आपका टेलर का काम है या ब्यूटी पार्लर का काम है तो ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही आपका कामयाब रहेगा। और अगर आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है तो वहाँ पर जो है आपकी पार्टनरशिप भी चल सकती है। ठीक है, और अगर आप कोई बड़े इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपकी कंपनी जो सूटेबल होगी। तो यानी कहने का नहीं होगा कि नेचर ऑफ बिजनेस, कि आप बिजनेस किस टाइप का कर रहे हैं, पर्सनल टच वाला कर रहे हैं, लोगों की वो सर्विस प्रोवाइड करने वाला कर रहे हैं, या हैवी इन्वेस्टमेंट वाला करते हैं। सेकंड इज कैपिटल कंसिडरेशन। कैपिटल कंसिडरेशन, कैपिटल कंसिडरेशन, capital consideration means the business use shows how much capital it requires. If it requires a small capital, then you can take the sole proprietorship. If it requires more capital, then you can go for the partnership. And if you require huge capital, in that case, you can go for the company also. ठीक है जी। डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल, degree of control, how much control you requires, means how much control you want to take on the business. If you think that the total business should be in our hand, then you can go for the sole proprietorship. If you think that we require the business not the control, then you can go for the company. कंपनी में तो काफ़ी सारे लोग आएंगे, इलेक्शन होगा, कंट्रोल किसी के हाथ में जा सकता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में कंट्रोल आपके हाथ में ही रहेगा। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज, कि इफ यू अवॉइड टू लीगल फॉर्मेलिटीज then you can go for the sole proprietorship or the partnership or the joint in the family business. If you are ready to face the legal formalities,
कि आपकी कंपनी बनाने में जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने में आपकी लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। लायबिलिटी, फिफ्थ इज लायबिलिटी। लायबिलिटी, इफ यू वांट टू टेक द रिस्क ऑफ लायबिलिटी, तो आप सोल प्रोप्राइटर ले लो, और रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आप कंपनी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मैनेजमेंट एबिलिटी, मैनेजमेंट एबिलिटी कि आपकी मैनेजमेंट की एबिलिटी अगर आपको चाहिए कि छोटी कम एबिलिटी में काम चल जाएगा, तो वहाँ पर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप ही काफ़ी है। और अगर आप सोचते हैं कि प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट की हमें जरूरत है, तो फिर आप लोगों को उस समय कंपनी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो वो तो केवल कंपनी के अंदर ही आपके पॉसिबल हो पाते हैं, वरना तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आप उनके पैसे ही उनकी जो है सैलरी नहीं दे पाएंगे। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, सेवंथ इज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। आपकी जो है ऑपरेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी आप कितना चाहते हैं, कि इफ़ यू रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देन यू कैन टेक द प्रोप्राइटरशिप, कि आप मिनटों में फैसला बदलना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं फैसला नहीं बदलने तो कंपनी ज़्यादा बेटर है। एंड नेक्स्ट इज एट्थ इज कंटिन्यूटी, लास्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कि आप ऐसा बिजनेस देखना चाहते हैं कि दैट शुड लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, देन यू कैन अडॉप्ट ज्वाइन टू द फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और यू कैन अडॉप्ट टू द कंपनी। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमें छोटा टाइम के लिए चाहिए, तो फिर आप इन्हें कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर जो खत्म हो गया है। कल फिर हम जो नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कल मैं आपकी प्रॉब्लम लूँगा, और उसके बाद में फिर थर्ड चैप्टर जो है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ये हमें स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम हो, एनीबॉडी हैज एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी बाय नाउ, आई एम फ्री बाय नाउ। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप मेरे से? नहीं है? चलो ठीक है, फिर नहीं है तो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो थैंक यू।